सबसे पहला टॉपिक हमारा रिवीजन का रहेगा। 3 से 4 वाले बैच में तो हमने स्टार्ट किया है ईएमआई और एसी, ठीक है। आपके बैच में डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वो स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है। आपके बैच में स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेट पढ़ेंगे, फिर ईएमआई एसी पढ़ेंगे, या ईएमआई एसी को पहले कर लेंगे, लेकिन पहले ईएमआई एसी वहाँ फिनिश होगा तब आपके बैच में मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंट डिफरेंट हम चला कर रखेंगे। कोई ऐसा तो नहीं है जो दोनों बैच में आना चाहता है, अगर है तो वो भी आ सकता है। 3 से 4 आकर वो ईएमआई और एसी का रिवीजन कर सकता है। 4 से 5 में डिफरेंट टॉपिक आपका चलेगा, ठीक है। ऐसे हम चला के रखेंगे। अब मतलब मेरा विचार तो यह है कि पोटेंशियल और कैपेसिटेंस आप पढ़ लो, बाकी ये तुम्हारे ऊपर बात है कि जो तुम कहो मैं वो स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ईएमआई ऐसे नहीं करूंगा अभी स्टार्ट, क्योंकि वो एक बैच में चल रहा है, ठीक है। दूसरे बैच में मैं सेम टॉपिक नहीं चलाऊंगा। क्या चाहते हो बताओ? करंट वाला चाहते हो, मैग्नेट वाला चाहते हो? करंट वाला नहीं, वो तो फिर पूरा ही कराना पड़ेगा ना बेटा, वो ऐसा नहीं होगा कि इसे करा दूं और इसे ना कराऊं। मैं अपनी तरफ, मैं अपने हिसाब से करा दूं, ठीक है। चलो मैं अपने हिसाब से आप लोगों को करा देता हूं, फिर तो पूरी यूनिट पढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को। एसी कितने लोगों ने पहले एक बार पढ़ रखा है? ये हाथ उठाओ जरा। अच्छा, एक कितने ने नहीं पढ़ रखा है ये बताओ? 6 वाले बैच वाले हैं ना, उन्होंने नहीं पढ़ रखा है एसी। चलो ठीक है। ईएमआई एंड एसी, ठीक है। ये स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं बच्चों। रिवीजन रहेगा हमारा 3 दिन इस पूरी यूनिट का। मैंने बहुत सारे पॉइंट निकाले हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सारे सैंपल पेपर पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट्स मिले हैं हमें, जिसके जितने भी क्वेश्चन है इसके आसपास ही घूम रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम बोर्ड लेवल से बिल्कुल ऊपर नहीं जाएंगे। अभी हमारा प्राइमरी टारगेट क्या है? बोर्ड, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड। अभी हम बोर्ड पर फोकस करेंगे और उसी हिसाब से मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताकर चलूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास में रहने वाला है बेटा, यह है ईएमआई, नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए देखिए, बात को सुनिए ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो सबसे पहला टर्म हमारे पास में आता है, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो साहब, क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स? कोई मैग्नेट हमें दे रखी है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यहां कोई कॉइल रखी हुई है ऐसे। अब होगा क्या, नॉर्थ पोल के अंदर से बहुत सारी लाइंस निकलेंगी ऐसे, और लाइंस इस कॉइल को क्रॉस करेंगी और क्रॉस करके यहां से बाहर निकल जाएंगी। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये है कि कितनी लाइनें इस पूरी शीट के अंदर से या इस पूरी कॉइल के अंदर से पास हो रही हैं। कॉइल के अंदर से पास होने वाली जो लाइंस का नंबर होगा, मैग्नेटिक लाइंस का नंबर होगा, उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, और इसे हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसी को लिखने का एक और फॉर्मूला है हमारे पास में, और वो है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये जो थीटा है ना हमारा बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच बनने वाला एंगल है। ये जो थीटा आपको दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल बनेगा वो है। समझ आ रही बात? अच्छा, यहां जो हमारे पास में फाई है, इस फाई का फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा। इस फाई को हम बोलते हैं साहब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पूरे चैप्टर में इसका नाम बार बार आता रहेगा,
आपको पहले क्लियर होना चाहिए इसका कंसेप्ट कि शीट के अंदर से जितनी लाइनें पास होंगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स की जो SI यूनिट है, इस पर खूब सारे सवाल दे रखे हैं सैंपल पेपर में, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो SI यूनिट है हमारे पास में वो है बेटा वेबर। क्या है? जो दूसरी यूनिट है हमारे पास में वो है टेस्ला मीटर स्क्वायर, और 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर आपस में बराबर यूनिट है दोनों की दोनों, कोई ज़्यादा नहीं है कोई कम नहीं है। इनके अलावा जो अनदर यूनिट है हमारे पास में, इनके अलावा जो अनदर यूनिट है साहब वो है मैक्सवेल। मैक्सवेल, इस मैक्सवेल को हम डिनोट करते हैं mx से, ठीक है। अब जितने भी सवाल आ रखे हैं ना मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड, वो इसी जानकारी से आ रखे हैं। इस पूरी जानकारी से जितने भी सवाल आ रखे हैं सब सवाल इसी से आ रखे हैं। आप देख लो कि आपके सामने क्या क्या लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ से पास होने वाली जो लाइंस का नंबर होगा वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला सिंपल तरीके से हमारा ये हो गया। थीटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच बनने वाला एंगल है, ये इसकी यूनिट्स वगैरह हो गई, और इसकी अनदर यूनिट हो गई हमारे पास में मैक्सवेल। समझ में आ रही बात? अब इसी मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड एक लॉ आता है हमारे पास में जिसे हम बोलते हैं फैराडे लॉ। साहब फैराडे और हेनरी ने मिलकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। फैराडे और हेनरी ने मिलकर खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए, और फैराडे और हेनरी ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकाला कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराने का मतलब यह है, अभी लास्ट वाली कंडीशन में आपने देखा शीट के अंदर से 3 लाइनें पास हो रही हैं, तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स कहा कि साहब मैग्नेटिक फ्लक्स 3 है। अगर आप किसी तरीके से लाइंस का नंबर बढ़ाकर 3 से 5 कर देंगे, या 5 से 10 कर देंगे, या 10 से 20 कर देंगे, या इन लाइंस का नंबर आप घटा देंगे या बढ़ा देंगे, तो उसे हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा? चेंज। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से बनेगा ईएमएफ। क्या बनेगा? इस ईएमएफ का नाम है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। भले ही इसके नाम में फोर्स आ रहा है लेकिन ये फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है वोल्टेज। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब यानी ईएमएफ का मतलब वोल्टेज से होता है। तो फैराडे की 8 या 11 साल की मेहनत का परिणाम ये है कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराओगे तो ईएमएफ बनेगा। इस ईएमएफ का पूरा नाम होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये वोल्टेज का ही दूसरा नाम है। बात समझ में आ रही है? और वो ईएमएफ बनेगा कितना? उस ईएमएफ की वैल्यू रहेगी हमारे पास में -n डी फाई अपॉन डी टी। लो बेटा, फैराडे के लॉ के मुताबिक इतना वोल्टेज बनेगा हमारे पास में। n का मतलब है कि कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, कितनी बार उसके अंदर हमने छल्ले से घुमा रखे हैं, कितने टर्न्स हैं उसके अंदर। डी फाई का मतलब यह है कि फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है, और डी टी का मतलब है कि कितने टाइम में आ रहा है, टाइम के अंदर कितना चेंज है। डी फाई का मतलब है कि फ्लक्स में कितना चेंज है, डी टी का मतलब है कि टाइम में कितना चेंज है, और एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, देखो आप आगे। अभी हमने फ्लक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा बच्चों। फ्लक्स का फॉर्मूला था हमारे पास में बी ए कॉस थीटा। बोलो था या नहीं था? और हमने कहा कि भाई ऐसा है, फ्लक्स में चेंज करा दो, फ्लक्स में चेंज करा दो, ईएमएफ मिल जाएगा तुम्हें। क्या मिल जाएगा? और उस ईएमएफ का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो है ये -n डी फाई अपॉन डी टी, और उस ईएमएफ को हम कई बार ये डी फाई अपॉन डी टी भी लिखते हैं, -d फाई अपॉन डी टी भी लिखते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ईएमएफ बनाने के तरीके कितने हैं। देखो ध्यान से, आप एक काम करो, माइनस के d अपॉन डी टी, बेटा -d अपॉन डी टी तो है ही हमारे पास में। ये क्या लिखा हुआ है? इस फाई को यहां से उठाओ और यहां रख दो। यहां रख दिया आपने बी ए कॉस थीटा। अरे बोलो रखा? समझ आ रही है बात? अब आप देखो जरा गौर से, एक बार हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कराएंगे। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कराने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड को तो अंदर रखो, बाकी जो दो बचे ना, एरिया और कॉस थीटा बचा, इन्हें बाहर लेकर आ जाओ। तो आपका जो वोल्टेज बनेगा वो इतना बनेगा, ईएमएफ इज इक्वल टू
माइनस के a cos थीटा, और यहाँ क्या बनेगा dB अपॉन dt, dB अपॉन, इसे हम कहेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कराओगे तो इतना वोल्टेज बनने वाला है। दूसरी बार आप क्या करिए बेटा, एरिया में चेंज कराइए। किस में चेंज कराइए? अब देखो जब आप एरिया में चेंज कराओगे सो ईएमएफ इज इक्वल टू, एरिया में चेंज कराने का मतलब है कि बी को बाहर लेकर आ जाओ और कॉस थीटा को बाहर लेकर आ जाओ। लेकर आ गए बी को आप बाहर, कॉस थीटा को आप बाहर लेकर आ गए, क्या बचा आपके पास में अंदर? डी ए अपॉन डी टी। बोलो बचा या नहीं बचा? और तीसरी बार की कहानी यह है कि आप कॉस थीटा में यानी एंगल में चेंज करा रहे हो, तो एंगल में चेंज कराने का मतलब यह है कि बी और ए को बाहर लेकर आ जाओ और अंदर क्या बचेगा आपके पास में? कॉस थीटा। लो बेटा, ईएमएफ बनाने का तरीका है फ्लक्स में चेंज कराना, और फ्लक्स में चेंज कराने के हैं हमारे पास में 3 तरीके। पहला तरीका बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर रखा बाकी दोनों को बाहर रखा। बाय चेंजिंग एरिया, एरिया को अंदर रखा बाकी दोनों को बाहर रखा। बाय चेंजिंग एंगल, एंगल को बाहर रखा बाकी दोनों को, एंगल को अंदर रखा बाकी दोनों को बाहर रखा। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास में ये बीच वाला है, इसे हम लोग बोलते हैं बाय चेंज इन एरिया, बाय चेंज इन एरिया, या इसका दूसरा नाम होता है मोशनल ईएमएफ, या इसका दूसरा नाम है बेटा हमारे पास में मोशनल ईएमएफ। देखो ध्यान से, कंडीशन हमारे पास में ये है बाय चेंज इन एरिया ऑफ कॉइल, बाय चेंज इन एरिया ऑफ कॉइल। अब आप पहले ये देखो कि एरिया में हम चेंज कराएंगे कैसे। हमारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, कुछ ऐसे। क्रॉस का मतलब तो समझते होंगे सभी लोग, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है पूरी तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरीके से यूनिफॉर्म है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। किस तरफ है? परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है बी। कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू? अब देखो हुआ क्या बेटा, यहां है अपने पास में एक कॉइल, कुछ ऐसे। अब ये जो कॉइल आपको दिख रही है ये धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंट्री ले रही है। देखो हल्का सा एरिया इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है या नहीं है? अगर ये कॉइल ऐसे धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करती रहेगी, बताओ इसके इफेक्टिव एरिया में चेंज आएगा या नहीं आएगा? यानी जैसे जैसे कॉइल अंदर एंट्री करेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड के कॉइल का जो एरिया है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, देखो अभी कितना एरिया कंसीडर किया जाएगा? अभी इतना एरिया कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इतना पोर्शन कहाँ है? इतना पोर्शन कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जैसे जैसे कॉइल अंदर की तरफ मोशन करेगी वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि पहला रिजल्ट हम लोगों को यह मिला साहब, एरिया में चेंज कब आता है? एरिया में चेंज तब आता है जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री लेती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होती है, या कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलती है। देखो ध्यान से, एरिया में चेंज कब आता है? एरिया में चेंज तब आता है जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री लेगी या मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगी, तब एरिया में चेंज आएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? जैसे इधर से मान लो ये सर्कुलर कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री ले रही है, बताओ एरिया में चेंज आएगा या नहीं आएगा? इधर से ये जो ट्राइंगुलर कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रही है, ऐसे, बताओ एरिया में चेंज आएगा या नहीं आएगा? अगर यहां पर एक कॉइल, देखो पूरी की पूरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहले से ही मौजूद है, बेटा मौजूद है। ये कॉइल यहां से खिसक कर यहां पहुंच गई, यहां भी ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड में थी, यहां भी ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड में है। बताओ यहां कोई एरिया का चेंज आया? नहीं आया। एरिया का चेंज यहां आया, एंटर कर रही है। एरिया का चेंज यहां आया, बाहर निकल रही है। एरिया का चेंज यहां आया, एंटर कर रही है। एरिया का चेंज यहां आया, बाहर निकल रही है। यहां कोई चेंज नहीं आया एरिया का। तो क्लियर हो गई बात, एरिया का चेंज कब आएगा? जब कॉइल एंट्री लेगी या बाहर निकलेगी। समझ में आ गई बात? ओके। इसके बाद देखिए बेटा, देखो सुनो ध्यान से, माना कि ये जो कॉइल है आपके पास में इसकी लेंथ है L, कितनी लेंथ है? और वेलोसिटी कितनी है? अरे कितनी है? V। कॉइल एंट्री ले रही है,
तो इसके अंदर ईएमएफ जरूर बनेगा, और इसके ईएमएफ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा BLV। कितना होगा? B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, L का मतलब है लेंथ, और V का मतलब है वेलोसिटी या स्पीड। लेकिन एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लंबाई और वेलोसिटी के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर 90 एंगल नहीं बनेगा तो हमें 90 का एंगल बनवाना पड़ेगा किसी तरीके से। समझ में आ रही बात? ईएमएफ बनाने के बेटा 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास में। मतलब आप ये समझ लो कि अगर ये बात आप समझ गए ना तो क्वेश्चन आपका सही हो गया। ये तय है बात बिल्कुल कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। ईएमएफ के 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास में। एक फॉर्मूला है साहब BLV। BLV फॉर्मूला हम इस्तेमाल में तब लाते हैं जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे देखो ट्रांसलेटरी मोशन करती हुई, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है ऐसे खिसकती हुई मैग्नेटिक फील्ड में घुसती है। समझ में आ रही बात? या कोई कॉइल ऐसे खिसकती हुई मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलती है, तब हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल में लेकर आते हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे रोटेट कर रही है, रोटेट जैसे कि ये पंखा है, मैं इसे घुमा दूं, बताओ ये सिंपल ऐसे मोशन कर रहा है या घूम रहा है? तो घूमने के लिए नीचे वाला फॉर्मूला है B⍵L²/2। समझ में आ रही बात? साइकिल का जो टायर है वो रोड के ऊपर बताओ घूमता है या नहीं घूमता है? तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे, नीचे वाला लगाओगे? फैन के लिए नीचे वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जहां भी रोटेशन होगा वहां आप वोल्टेज निकालने के लिए अप्लाई करेंगे B⍵L²/2, और जहां सिंपल सा मोशन हो रहा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा होगा, वहां आप ईएमएफ निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? BLV। क्या यूज करेंगे? बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो बताओ इसके लिए क्या यूज होगा? इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, बोलो समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, ये पता चल गया कि कहाँ ईएमएफ बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। इस केस में ईएमएफ बनेगा, इन चारों केस के अंदर बनेगा। अब उस ईएमएफ की वजह से जो करंट बनेगी, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? यानी यहां हमें करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए अप्लाई करना है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। समझ में आ रही बात? अब जब फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल हम अप्लाई करेंगे तो उसे अप्लाई करने के लिए एक बहुत छोटी सी शर्त है। शर्त यह है कि ये फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल कॉइल के उस हिस्से पर अप्लाई होता है जो हिस्सा ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंप्लीटली एंटर कर चुका है। तो बताओ इस कॉइल का कौन सा वायर कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर चुका है? कंप्लीटली बिल्कुल है। चलिए अप्लाई करते हैं। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, राइट हैंड, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर। कॉइल इधर जा रही है, मिडिल फिंगर कहां हो गई? तो यहां करंट की डायरेक्शन हो गई ऊपर, हो गई करंट की डायरेक्शन ऊपर। यहां नीचे से करंट ऊपर जाएगी, यहां घूमेगी, यहां घूमेगी, यहां से ऐसे घूम जाएगी। ये हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। बोलो समझ आया नहीं आया? अब यहां आ जाओ, बताओ कौन से हिस्से पर अप्लाई करूं? कौन से पर? मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर, कॉइल जा रही है इधर, मिडिल फिंगर, तो करंट यहां से जाएगी ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। बोलो समझ आया? अब यहां देखो, मैंने इस पोर्शन को नाम दे दिया AB। बताओ AB वाला वायर अभी मैग्नेटिक फील्ड में है या नहीं है? तो AB वाले वायर पर अप्लाई होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कॉइल कहां जा रही है? मिडिल फिंगर कहां हो गई? इधर, तो करंट होगी ऐसे, ऐसे, ऐसे करंट पास होगी। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? अब यहां आ जाओ, ये बताओ इतना पोर्शन ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है या नहीं है? तो नीचे वाले वायर पर आप रूल अप्लाई करेंगे, नीचे वाले वायर पर, इस वायर पर आप रूल अप्लाई करेंगे। करेंगे रूल अप्लाई, क्या होगा रूल अप्लाई जरा बताइए? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, कॉइल कहां जा रही है? मिडिल फिंगर कहां है? इधर, अरे है भाई, तो करंट की डायरेक्शन हो गई इधर, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। यहां कोई करंट बनेगी? नो करंट, देयर इज नो इंड्यूस करंट इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में कोई करंट बनेगी ही नहीं। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि एरिया में चेंज कब आता है, जब कॉइल एंट्री लेती है या बाहर निकलती है। और ईएमएफ के 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास में। एक फॉर्मूले का नाम, एक फॉर्मूले का नाम, क्या इतनी कहानी क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? देखो अब आगे बेटा, अगली सिचुएशन हमारे पास में क्या है
मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को गिवन दे रखा है ऐसे, गौर से देखिएगा जरा, मतलब हर एक पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत रेक्टिफाई करने के बाद पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, कोई पॉइंट ज्यादा नहीं है कोई कम नहीं है, बिल्कुल उतना है जितनी तुम्हें जरूरत है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये तुम्हें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बी, यहां तुम्हें दे रखी है एक रॉड, रॉड का नाम है ए बी। बताओ ये जो ए बी मैंने तुम्हारे सामने बनाया, ये पूरा क्लोज सर्किट तो है नहीं, एक रॉड है सिंपल सी, ओपन सर्किट है ना। तो पहली चीज तो अपने दिमाग से ये निकाल दो, ओपन सर्किट के लिए एंटर करने वाला और बाहर निकलने वाला केस खत्म हो गया। ओपन सर्किट है, देखो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट के लिए क्या कंडीशन है, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है अंदर की तरफ, अरे बोलो, और रॉड ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ओपन सर्किट के लिए रॉड का लाइंस को काटना जरूरी है। आपको ये नहीं देखना फ्लक्स में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, एरिया चेंज होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं देखना। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो रॉड आ रही है ये यहां से लाइंस को कट करेगी या नहीं करेगी, इसका ये वाला हिस्सा लाइन को कट करना चाहिए, ये वाला हिस्सा। मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ, अरे हो गया, रॉड ऐसे चल के आ रही है ऐसे, बताओ लाइंस को कट कर रही है नहीं कर रही है, कर रही है लाइंस को कट। अगर ये लाइंस को कट कर रही है तो डेफिनेटली ईएमएफ बनेगा, डेफिनेटली ईएमएफ। अब बताओ रोटेशन हो रहा है या सिंपल ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, रॉड घूम घूम तो नहीं रही है, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, बी एल वी। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, और वी है वेलोसिटी, और वी कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, 90 बन रहा है। इसके बाद अब बताना है कि कौन सा किनारा कैसा टर्मिनल रखेगा, कौन से किनारे पर पॉजिटिव होगा, कौन से किनारे पर नेगेटिव होगा। लगाइए राइट हैंड थंब रूल जरा। मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर, हो गया बेटा, अरे बोलो, अंगूठा इस तरफ हो गया, बताओ मिडिल फिंगर कहाँ है, तो ये हो गया साहब प्लस, कैसा हो गया, और ये कैसा हो गया। अगर मिडिल फिंगर ऊपर जाएगी ना तो मिडिल फिंगर जिस डायरेक्शन में जाएगी उस तरफ होगा प्लस और उसके अपोजिट साइड होगा माइनस, समझ में आ रही बात। तो ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया। अब अगली कंडीशन आप देखो, ये दे रखी है आपको रॉड, ये है एल, ये है पी, ये है क्यू, रॉड मूव कर रही है आगे की तरफ वी वेलोसिटी से, और ये एंगल दे रखा है थीटा। सबसे पहले आप चेक करो लाइंस कट हो रही हैं या नहीं हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ हो गया, अरे हो गया। इस बार रॉड सीधी नहीं आ रही है, ऐसे आ रही है, अरे आ रही है, ये लाइंस हो गई, रॉड ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे ही है ना। बताओ आकर लाइंस को कट करेगी या नहीं करेगी, करेगी कट। इसका मतलब है कि पक्का इसके अंदर ईएमएफ बनेगा, अरे बनेगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, हमें वो वेलोसिटी चाहिए जो लंबाई से 90 बनाती हो। ये 90 बन रहा है, कंपोनेंट ब्रेक कर दो इसके, ये v है, अरे है भाई, ये थीटा है, इधर क्या जाएगा v cos थीटा, क्या जाएगा, और इधर क्या जाएगा, जिधर एंगल उधर cos, जिधर एंगल नहीं है उधर साइन, समझे। अब बताओ ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। घूम रही है बॉडी, बॉडी घूम रही है क्या, तो क्या लगाओगे फॉर्मूला, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ, वो वेलोसिटी लेनी है जो लंबाई से 90 बनाए। बताओ v sin थीटा 90 बना रही है या v cos थीटा, रॉड ऐसे हो गई और v sin थीटा इधर जा रही है, नहीं बना रही है 90, यस और नो। तो हम यहां लेंगे क्या, v sin थीटा। तो साहब ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया अपने पास में, बी एल वी साइन थीटा। क्या आ गया, तो कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, किताबों के अंदर बी एल वी कॉस थीटा दे रखा है फिक्स फॉर्मूला, लेकिन मैं कहूंगा कि कोई फिक्स फॉर्मूला है ही नहीं। समझ में आ रही बात, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको चलना है। अगर सीधा लंबाई वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो बी एल वी, और अगर नहीं है तो कंपोनेंट्स ब्रेक करके देखो कि कौन सा कंपोनेंट लंबाई से 90 बना रहा है, फिर उसी हिसाब से आप फॉर्मूला सेट करोगे। चलो बताओ कौन सा किनारा पॉजिटिव होगा और कौन सा किनारा नेगेटिव होगा।
पहले देख लो रूल कैसे अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये बताओ फॉर्मूले में तुमने कौन सी वेलोसिटी रखी है? तो अंगूठा v साइन थीटा की ही डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ आ गया? और मिडिल फिंगर कहां जा रही है? तो ये क्या हो गया? और ये बोलो, समझ आया क्या? एनी डाउट? जल्दी बताओ बेटा, पक्का कोई समस्या नहीं है? ओके। ये हमें दे रखा है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैं फिर कह रहा हूं तुम लोगों से यार, हर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना और वो पॉइंट आपसे जरूर आना चाहिए। जब चैप्टर का रिवीजन हमारा खत्म हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है? फिर सारे हम इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारे पास में बी। हमें यहां एक रॉड दे रखी है बेटा, ये रही रॉड। रॉड का जो एक किनारा है, ये वाला किनारा, ये है पिवोटेड। पिवोटेड समझते हो? फिक्स बिल्कुल, ठीक है? और दूसरा किनारा है फ्री। फ्री का मतलब है कि ये फिक्स रहेगा, अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। और दूसरा किनारा ऐसे घूम रहा है ऐसे, ठीक है? चलो साहब पहले दिखा देते हैं कि आपको दूसरा किनारा कैसे घूम रहा है। कर पा रहे हो इमेजिन? ऐसे घूम रहा है दूसरा किनारा। घूमने की स्पीड कितनी है? ओमेगा। लंबाई कितनी है? पहले ओमेगा का मतलब समझ लो क्या है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ या 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है। कैपिटल टी का मतलब है टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है। समझ रहे हो? अब मुझे पहले ये बताओ, क्रॉस का मतलब कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। अगर रॉड ऐसे घूमेगी, ऐसे रॉड ऐसे घूम रही है, ऐसे फिक्स ऐसे घूम रही है, बताओ जब रॉड ऐसे घूमेगी तो लाइंस को कट करेगी या नहीं करेगी? कट करेगी लाइंस को। अगर ये लाइंस को कट करेगी, इसका मतलब है कि पक्का रॉड के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा। अरे होगा? घूमने पर मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया? तो यहां बनेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। डन? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। और अगर आप चाहो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट मिले, आपको फ्रीक्वेंसी मिल सकती है। अगर ओमेगा आपको मिलेगा तो ओमेगा की यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड। आप ओमेगा की पहचान उसकी यूनिट से करोगे, रेडियन पर सेकंड से। और एफ का मतलब है राउंड पर सेकंड, कितने राउंड लग रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये आपके पास में फॉर्मूला है साहब। अब आते हैं कि कौन सा किनारा होगा पॉजिटिव। भाई रॉड का एक किनारा तो ये है और एक किनारा रॉड का ये है। कौन सा किनारा होगा पॉजिटिव और कौन सा किनारा होगा नेगेटिव? ठीक है, ये बताओ। ये रॉड का, जब ये रॉड ऐसे घूम रही है, ऐसे, अरे घूम रही है ऐसे, जब रॉड यहां होगी तो यहां से कहां जाने की कोशिश करेगी? ऊपर करेगी। तो ये वाला पॉइंट यहां से कहां जाएगा? बताओ ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं समझे? अबे जब रॉड यहां है और यहां से जब रॉड ऊपर जाएगी तो रॉड के जितने भी पॉइंट्स हैं वो यहां से कहां जाएंगे? ऊपर। तो मैंने इस पॉइंट, ये भी तो रॉड का ही पॉइंट है। बोलो, किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे हो? पक्की बात? जब पूरी रॉड यहां से ऊपर जाएगी तो ये भी तो रॉड का ही पॉइंट है। ये भी कहां जाएगा? डेफिनेटली ये भी ऊपर जाएगा। लगाइए जरा डायरेक्शन का रूल। कौन सा रूल है? राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो। राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कॉइल कहां जा रही है? मिडिल फिंगर इधर। तो ये क्या हो गया? और ये हमने मान लिया इसे ए पॉइंट। क्या माना? इसे क्या माना? समझ में आया? तो आप कहोगे साहब ए का वोल्टेज माइनस बी का वोल्टेज इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ए वाला है पॉजिटिव और बी वाला है, इसीलिए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। और साहब अगर आप चाहो तो ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो? 2 पाई एफ। और क्या रख सकते हो? समझे या नहीं समझे? देखो आगे। अब मैं बार बार यार क्रॉस नहीं बनाऊंगा, ठीक है? ये समझ लो कि इस पूरे डब्बे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है?
इमेजिन कर पाओगे? यहां एक रॉड है हमारे पास में, इस बार हमने इस रॉड को साहब सेंटर से पिवोटेड किया है। अगर सेंटर से पिवोट किया है तो ये किनारा घूमकर कहां जाएगा और ये किनारा कहां जाएगा? तो पहले मैं आपको इतना बता दूं कि जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं साहब, उस फॉर्मूले में सेंटर की ही वेलोसिटी ली जाती है और सेंटर को ही तुमने पिवोट कर दिया। तो पिवोट करने का मतलब यह है कि सेंटर वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो गई। क्या हो गई? तो अगर आप किसी रॉड को या किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर वाले पॉइंट से ही पिवोटेड कर देंगे, इसका मतलब पूरी रॉड के अंदर जीरो ईएमएफ जनरेट होगा। कितना ईएमएफ जनरेट होगा? समझ में आया? पक्का? पूरी रॉड के अंदर बनेगा जीरो ईएमएफ। लेकिन अगर मैं आधी रॉड की बात करूं, इतनी आधी रॉड की बात करूं, तो आधी रॉड के अंदर बनेगा प्लस ईएमएफ, बाकी की आधी रॉड के अंदर बनेगा माइनस ईएमएफ। तो बताओ पूरी रॉड के अंदर कितना ईएमएफ बनेगा? पूरी रॉड के अंदर बनेगा जीरो ईएमएफ। नहीं आया समझ में? अगर पूरी रॉड की लंबाई L है तो आधी रॉड की लंबाई, और आधी रॉड कितनी स्पीड से घूम रही है? तो आधी रॉड के अंदर ये जो ईएमएफ बन रहा है, इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है बी ओमेगा। क्या रखूं? गधे हो यार, एक नंबर के यार। तुम्हारा जीवन गुजर जाएगा लेकिन तुम्हें तमीज नहीं आएगी। बी ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर बाय 2। क्यों रखा है L/2? आधी रॉड की बात कर रहा हूं। इतना ईएमएफ बनेगा आधी रॉड में, इतना ही ईएमएफ बनेगा आधी रॉड में, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, तो ओवरऑल ईएमएफ कितना होगा? समझ आया? ठीक है। अब यही क्वेश्चन हमसे कुछ ऐसे आता है बेटा, ये एक व्हील का रिम है हमारे पास में, इसे बोलते हैं रिम। बचपन में खूब सारे रिम चलाए होंगे आप लोगों ने, चलाए ना? तो बस वैसा ही रिम है ये है बिल्कुल सेंटर में एक्सेल। क्या होता है? रिम, जिसे वो बोलते हैं, क्या नाम, बेरिंग जिसे बोलते हैं बेरिंग। फिजिक्स में बोलते हैं बॉल बियरिंग। क्या बोलते हैं? मिस्त्री भाषा में बोलते हैं बेरिंग। ठीक है, तो यह है बॉल बियरिंग, एक्सल इसका नाम है। ठीक है, एक्सल से रिम के बीच में लगे हुए हैं स्पोक्स। क्या लगे हुए हैं? होते हैं ना भाई। आजकल तो साइकिल भी अलॉय व्हील्स में आ रही है। स्पोक का तो जमाना ही खत्म हो गया। साइकिल में आ रहे हैं स्पोक। मेरी साइकिल के स्पोक तो यार रोज टूटे रहते थे बिल्कुल। अभी भी ऐसे ही होता है? नहीं टूटते अब? क्यों? तुम्हारी साइकिल वाइब्रेनियम की बनी हुई है भाई, है? इतना तो तय है, पहिया ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, झट से हमारे दिमाग में आ गया फॉर्मूला लगेगा बी ओमेगा L/2/2। समझ में आ रही बात? सारे के सारे स्पोक पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। देखो ध्यान से, इस स्पोक को आप देखो, इस स्पोक का एक किनारा कहां जुड़ा है? सेंटर एक्सल में। एक किनारा कहां जुड़ा है? रिम में। अरे जुड़ा है। दूसरे स्पोक भी एक्सल रिम, एक्सल रिम, एक्सल रिम। सारे के सारे स्पोक एक्सल और रिम के बीच जुड़े हैं, दो पॉइंट्स के बीच जुड़े हैं। एक पॉइंट का नाम क्या है? एक्सल। एक पॉइंट का नाम क्या है? तो इसका मतलब ये सारे स्पोक पैरेलल में है। काहे में है? अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो कोटेशन याद करो जो ओम्स ने बताया था कि साहब पैरेलल में पोटेंशियल कैसा रहता है? तो जितना एक स्पोक में बनेगा उतना ही सारे स्पोक में बनेगा, और पूरे पहिए के अंदर भी उतना ही वोल्टेज बनेगा। ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा धोखा है जो तुम्हें दिया जाता है। एनसीईआरटी में भी कई बार इस तरीके का क्वेश्चन है, एक स्पोक में 2 वोल्ट बनेगा। एक साइकिल के अंदर 100 स्पोक है, बताओ पूरे पहिए के अंदर कितना बनेगा साहब? 2 ही वोल्ट बनेगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि सारे के सारे स्पोक काहे में लगाए गए हैं? पैरेलल में। काहे में है? और पैरेलल में पोटेंशियल कैसा रहता है? तो भैया ऐसा है, एक स्पोक में बनेगा बी ओमेगा L/2/2। समझ आया? विकांशु बी क्या है यहां पर? गजब, अरे वाह। अबे जिसकी कहानी चल रही है यार, ये कहानी के नायक को ही भूल गया यार। मैं तो हीरो को ही भूल गया, हीरोइन को देखने आया हैं? गधे। बी ओमेगा L/2/2
इतना वोल्टेज बनेगा एक स्पोक के अंदर, दूसरे स्पोक के अंदर इतना ही, तीसरे स्पोक में, चौथे में, पांचवे में और पूरे पहिए में। समझ में आ गई बात? पक्का? अब एक स्पोक को पकड़ो, डायरेक्शन बनाएंगे कि कौन सा क्या, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। समझ आ रही है बात? ये बताओ पहिया कहां जा रहा है? आगे। स्पोक कहां जाएगा? तो स्पोक का एक पॉइंट पकड़ लो, ये भी कहां जाएगा? ऐसे नीचे आएगा ना। लेकिन अगर एक पॉइंट को हम देखें तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसे आगे की तरफ होगी। इस स्पोक की वेलोसिटी कहां होगी? ऐसे। इसकी यहां ऐसे होगी, इसकी ऐसे, ऐसे ही होगा ना। ठीक है। माना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? क्रॉस। ठीक। किसी भी एक स्पोक को पकड़ लो, जरूरी नहीं कि आप हर पर अलग अलग अप्लाई करो, किसी भी एक को पकड़ लो। मैग्नेटिक फील्ड कहां हो गया? अंदर। स्पोक कहां जा रहा है? इधर। मिडिल फिंगर नीचे। ले भैया, ये क्या हो गया? प्लस, और ये क्या हो गया? माइनस। अच्छा, लेफ्ट लगा दिया। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? हैं? क्यों चिल्ला रहे हो? मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम बताते हो या नहीं बताते। अरे हमने ही तो बताया तुम्हें, अभी तुम आगे की बात बता रहे हो। देखो बात सुनो, मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर, स्पोक कहां जा रहा है? आगे। मिडिल फिंगर कहां जा रही है? ऊपर जा रही है, ऊपर। ये क्या हो गया? और ये, समझ आ रही है बात? यानी अगर हम एक काम करें, एक छोटी सी बैटरी को एक वायर तो यहां जोड़ दें और एक वायर यहां जोड़ दें और पहिए को घुमाना स्टार्ट कर दें, तो वो बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि ये क्या है हमारे पास में? प्लस, और ये क्या है हमारे पास में? माइनस। लेकिन बनेगा बहुत कम वोल्टेज। इतना कम वोल्टेज बनेगा कि बहुत मतलब छोटी वैल्यू होगी, जितना तेज पहिया घूम रहा होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ बनेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन यह है कि जब नॉर्मल स्पीड हम लेते हैं तो वो ईएमएफ बहुत कम बनने वाला है। यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस, और एक स्पोक के अंदर इतना वोल्टेज हमारा जनरेट हो रहा होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, बोलो। कोई समस्या? अब दोबारा से देखते हैं सारे के सारे पॉइंट। मेरे अनुमान के मुताबिक बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से सवाल आने हैं 5, इस चैप्टर से, खाली इस चैप्टर से। ठीक है। उन 5 में से एक क्वेश्चन आएगा फ्लक्स से, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के फैराडे के लॉ से, और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके सेल्फ इंडक्शन से और म्यूचुअल इंडक्शन से। ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आज हमने 3 क्वेश्चंस पूरे किए हैं, अपने 3 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पूरी की हैं। ये तो हो गया फ्लक्स हमारे पास में। ठीक है। मैं अभी सिर्फ पॉइंट बता रहा हूं, चैप्टर कवर करने के बाद में फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास में फ्लक्स। एक फॉर्मूला हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एक हो गया बी ए कॉस थीटा। क्लियर है सभी लोगों को? पक्का? लिखना चाहते हो लिख लो, फोटो क्लिक करना चाहते हो फोटो क्लिक कर लो, लेकिन तुम्हारे पास में ये डेटा होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है। और इसका हर पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए, हर पॉइंट तुमसे आना चाहिए। डन? चैप्टर हमारा बेस्ड किस पॉइंट के ऊपर है? मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा? और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ईएमएफ बनेगा, और उस ईएमएफ की वैल्यू होगी माइनस डी फाई अपॉन डी टी। मतलब तुमने सारे पॉइंट अगर ये ढंग के साथ पढ़ लिए ना, जो हम 2-3 दिन में आपको कराएंगे, मुझे लगेगा कि बहुत मतलब मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन ही आपके अटकने चाहिए, फिर नहीं अटकेंगे आपके क्वेश्चन, बन जाएंगे आपके आराम से सारे क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल के आपके सवाल है। ठीक है। क्लियर? ओके। सो फैराडे और हेनरी के लॉ से क्या हमें कंक्लूजन मिलता है? मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या कराओ? तुम्हें गिफ्ट के तौर पे क्या मिलेगा? पूरा नाम, दूसरा नाम,
और इतना वोल्टेज जनरेट होगा। एन हो गया नंबर ऑफ टर्न, और डी फाई हो गया चेंज इन फ्लक्स, और डी टी हो गया चेंज इन टाइम। ओके, क्लियर? कुछ क्लियर भी हुआ? टाइम खराब नहीं होना चाहिए, कुछ फायदा हुआ? दिमाग में बात घुसी है? अब बताइए, हाँ हाँ, इंड्यूस दो होगी डायरेक्शन, एक बार एक तरफ होगी एक बार एक तरफ होगी, बताऊंगा आगे जब एंगल में चेंज करेंगे। अरे सुनो भाई, ये हो गया फ्लक्स। कितने तरीके हैं फ्लक्स में चेंज करने के? तीन। एक बार किसे चेंज करेंगे? एक बार तो तीनों अलग अलग लिख दिए मैंने आपके सामने। बी को चेंज करेंगे तो बी अंदर हो गया, एरिया चेंज करेंगे तो एरिया अंदर हो गया, और एंगल चेंज करेंगे तो एंगल अंदर हो गया। जब ये एरिया अंदर है ना बच्चों, सुन लो ध्यान से, जब ये एरिया अंदर है तो इसी को फर्दर रिजॉल्व करके, यानी इसी को आगे ड्राइव करके दो फॉर्मूले निकलते हैं। एक का नाम क्या है और एक का नाम क्या है? एरिया वाले से ही ये दो रिजल्ट निकलते हैं। ये कब इस्तेमाल में लाया जाता है? कॉइल ऐसे एंटर कर रही है, समझ आ रही बात? और अगर रोटेट करेगी, बस के ऊपर वो तुमने गिरनी सी देखी है, हवा टकराती है और वो घूमना स्टार्ट कर दे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे वहां पर? डन। फैन के लिए भी ये लगाओगे। जो तुम्हारी विंड मिल होती है, अगर कोई पूछ ले कि उसके अंदर बताओ कितना ईएमएफ बनेगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। कोई भी व्हील हो, चाहे आपका साइकिल का व्हील है, मोटरसाइकिल का है, स्कूटी का है, ट्रेन का है, किसी का भी है, वो रोटेट कर रहा है, क्या लगाओगे? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। समझ में आ गई बात? ओके डन। बढ़ू आगे। कौन से वाला? कहाँ है बी एल वी साइन थीटा? अच्छा आगे है, आगे बताता हूं अभी। बेटा ये क्लियर है सभी लोगों को? कब फ्लक्स में चेंज आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, कब एरिया में चेंज आ रहा है, कब नहीं आ रहा है? ठीक है? अरे ठीक है। देखो ये बी एल वी साइन थीटा तब यूज करेंगे, यहां वेलोसिटी और लंबाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं था, नहीं था ना, तो हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, क्योंकि हमें वो वेलोसिटी लेनी है जो लेंथ से 90 बनाए। तो बताओ कौन सी वेलोसिटी लेंथ से 90 बना रही है? ये लेंथ हो गई, ये बना रही है नहीं बना रही है? और कौन सी वेलोसिटी है इधर? इसीलिए वी साइन थीटा हमने लिया है। ठीक है? अच्छा, अगर रॉड ऐसे होती है, ऐसे, और रॉड ऐसे मोशन कर रही होती है, क्या बात है भाई आदित्य, मुस्कुरा क्यों रहा है इतना बैठ के? तू पढ़ने आया या तू बात बनाने आया है? रॉड दे रखी है आपको ऐसे, ठीक है, ऐसे मोशन कर रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है। तो देखो अगर रॉड इस बार लाइंस को कट करेगी तो सामने वाला हिस्सा लाइंस को कट करेगा, करेगा ना? हमने सामने वाले हिस्से से लाइंस कट नहीं करानी है, इस वाले हिस्से से लाइंस कट करानी है। तो अगर रॉड ऐसे कट कर ऐसे चलेगी तो ईएमएफ कितना बनेगा? ध्यान रखिएगा आप इस बात को, ठीक है? रॉड अगर ऐसे चलेगी ना, ऐसे दिखाना बेटा पेन, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, रॉड ऐसे नहीं चल रही है इस बार, ना ऐसे चल रही है ना ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल के आ रही है ऐसे। बताओ सामने वाला हिस्सा लाइंस को कट करेगा नहीं करेगा? ये वाला हिस्सा तो नहीं करेगा, इसीलिए रॉड के अंदर 0 ईएमएफ बनेगा। कितना ईएमएफ? ओके। बढ़े आगे? ये समझ में आ गया? जल्दी बताओ समझ में आ गया? यहां कितना ईएमएफ बनेगा? अगर यही रॉड हमारी सेंटर से पिवोटेड होती फिर कितना बनता? अगर यही रॉड सेंटर से हमारी पिवोटेड होती तो इसके अंदर 0 ईएमएफ बनता बच्चों। कितना ईएमएफ? ठीक है?
ये देखो ये वाला केस है, आधी रॉड में ईएमएफ बन रहा है, आधी रॉड में ईएमएफ बन रहा है, लेकिन पूरी रॉड में कितना बन रहा है? पूरी रॉड में 0 बन रहा है हमारा, ठीक है, क्योंकि रॉड हमारी सेंटर से पिवोटेड है और सेंटर की वेलोसिटी हमें चाहिए होती है, और वही वेलोसिटी 0 हो गई, तो कितना हो गया? ईएमएफ भी 0 हो गया। डन। बेटा ऊपर ऊपर से मत देखना, अच्छे से पढ़ना बिल्कुल, क्योंकि ये लास्ट है बिल्कुल आपकी, ये समझ लीजिए कि फाइनल प्रिपरेशन है आपकी, ठीक है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो यह है कि अच्छे से समझ लेना। हम जब जो तुम्हारी एज है ना, जनरली हम इस एज पर बैठकर ये सोचते हैं देखकर कि चलो ये तो आता है हमसे यार, स्किप करो आगे, और उसी क्वेश्चन में आगे चलकर हमें दिक्कत होती है फिर। तो ऐसा मत करना, हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखकर चलना कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। ये क्लियर हो गया? एक स्पोक में कितना बनेगा? सारे स्पोक में भी इतना ही बनेगा और पूरे व्हील में भी इतना ही बनेगा। क्लियर है? अब बताओ कोई समस्या हो तो किसी को। जितना पढ़ाया यहां तक क्लियर हो गया? अब इस चैप्टर में हमारा और क्या रह गया? सेल्फ इंडक्शन रह गया, म्यूचुअल इंडक्शन रह गया, एडी करंट रह गया, और करंट की डायरेक्शन निकालनी रह गई। कल की क्लास में उम्मीद है कि काम खत्म हो जाएगा और फिर परसों हम करेंगे ईएमआई के सवाल, ठीक है।